हम यही कह रहे थे कि उपलब्धियां रही बोकारो की तो बहुत सारी विडंबनाएं भी रही, यहाँ सौगात रही, उपलब्धियां रही कि एक नई फैक्ट्री लगी, दुनिया का या भारत का पहला स्वदेशी कारखाना हमने देखा, लेकिन साथ ही विस्थापन का दर्द रहा। और आप लोग तो शुरू से आंदोलनकारी रहे, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहाँ चूक रही, कहाँ मिस्टेक्स हुई जिनका खामियाजा आज भी बोकारो को भुगतना पड़ रहा है या बोकारो वासियों को भुगतना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल बाइस्कोप को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप इस बोकारो जैसी धरती पर और बोकारो के बारे में जो सोच आपके अंदर आई और आखिर हमारा बोकारो कहाँ पिछड़ा है, इस सोच पे आज आपने एक डिबेट किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी आपने कहा, जो हमारे यहाँ 1964-65 में जो बोकारो कारखाना का निर्माण हुआ, निर्माणाधीन था, निर्माण हो रही थी, उसी समय हमारा इस बोकारो का 64 मौजा और 84 गांव विस्थापित हुआ। इस बोकारो प्लांट के निर्माण में इतने लोगों का विस्थापन हुआ, इतने गांव और इतने 64 मौजा और 84 गांव विस्थापित हुए और लगभग 32,000 एकड़ जमीन भारत सरकार को या उस समय के बिहार सरकार को दिया गया। आज भी विस्थापन का समस्या आज भी जस का तस है। आज भी आप देखेंगे कि शुरुआत में कुछ विस्थापितों को नौकरी मिला था, लेकिन आज भी वो विस्थापित इस चीज से वंचित हैं जो पूरा अपना सारा जमीन, जिस जमीन से कृषि करके, खेती करके और इस प्लांट को बसाने, इस प्लांट के निर्माण के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये हमारा देश का पहला स्वदेशी मतलब कारखाना बना, इस स्वदेशी कारखाना के निर्माण में जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि राशिया के सहयोग से हमारे भारत सरकार ने बनाया, पंडित नेहरू जी के ये में बना निश्चित रूप से, लेकिन तब से लेकर विस्थापितों का आज भी समस्या है। आज भी विस्थापित आंदोलित हैं। आज भी वैसे विस्थापित गांव, आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर घरघरी एक गांव है जो विस्थापित गांव है, उस गांव के लगभग 30 घर को तोड़ दिया गया रेलवे के विस्तारीकरण के नाम पर, और आज भी उस गांव के लोग टेंट के नीचे रहने को विवश हैं। इस पर हमारे यहाँ के माननीय सांसद, विधायक या हमारे झारखंड सरकार के मंत्री लोग, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। इस तरह की समस्या आज भी विस्थापितों के ऊपर है। आज भी उत्तरी क्षेत्र के बहुत सारे विस्थापित गांव ऐसे हैं जो ना पंचायत में है, ना ही वो आपके नगर निगम में। आज भी उन गांवों में, उन विस्थापित गांवों में किसी भी तरह का सरकारी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आज भी वो आजादी से पहले का जो जीवन स्तर है, उसी स्तर में जीवन जीने को मजबूर है। तो इस तरह की बहुत सारी खामियां, बोकारो निर्माण हुआ, लोगों के अंदर एक खुशी आई, पूरे देश में खुशी, उमंग के साथ साथ में हमारे इस बिहार, तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड के लोगों के अंदर भी खुशहाली आई। और लोगों ने सोचा, जो लोगों ने जमीन दिया, उन लोगों ने सोचा कि मैं अगर जमीन दे रहा हूं तो निश्चित रूप से हमारा तो भविष्य उज्जवल होगा ही, हमारे आने वाले पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल होगा। वो सवाल जो था वो आज भी बना रह गया। वो लोगों का, एक पीढ़ी को नौकरी दी गई भी, पूरे लोगों को नहीं दिया गया जी, एक पीढ़ी को नौकरी दी गई, उसमें भी बहुत सारे, जैसे मानिए इतने लोग विस्थापित हुए, उसमें से कुछ लोगों को ही दिया गया, कुछ लोगों को आज भी नौकरी नहीं मिला है। आज भी उससे बहुत सारे परिवार हैं जिनको नौकरी नहीं दी गई है। तो ये तो सवाल रहा। दिलीप जी, क्या चूक कहाँ हुई? क्योंकि जब विस्थापित किया गया तो उस वक्त कई ऐसी योजनाएं थी, सरकार की तरफ से योजनाएं थी, और देखिए ये भी एक विडंबना है कि बड़ी फैक्ट्रियां, विकास तभी होगा, पहला स्वदेशी कारखाना तभी लगेगा जब जमीन देंगे। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि अब जैसे यहाँ की बात करें, आप बता रहे हैं कि 32,000 एकड़ जमीन ली गई, पूरी जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह से एचईसी में भी हम हमेशा आंदोलन देखते हैं कि 7,000 एकड़ जमीन ली गई, लेकिन जमीन का इस्तेमाल सिर्फ 3,500 एकड़ ही हुआ। तो आधी जमीन यूं ही रह जाती है। बाद में हालांकि यहाँ डीवीसी के कई प्रोजेक्ट लगे हैं, टीटीपीएस और ये तमाम चीजें लगी, लेकिन विस्थापन भी उसी तरह से होता गया। तो आखिर चूक कहाँ होती गई? चूक देखिए, निश्चित रूप से चूक इसमें तो सरकार को ही कहा जा सकता है, क्योंकि या तो फिर स्थानीय विधायक, सांसद हैं, इनके अंदर भी चूक हो सकती है, क्योंकि उनके बारे में वो आवाज नहीं उठा पाते हैं या आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन जो इतना ज्यादा सरप्लस जमीन, आखिर 10 मिलियन टन प्लांट निर्माण के लिए 32,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था। आज हमारे यहाँ कितना मिलियन टन हो रहा है? 4 मिलियन टन का प्लांट लगा।
आज भी 10 मिलियन टन के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर 10 मिलियन टन है, जिस समय 4 मिलियन टन यहाँ पर प्लांट लगी, उस समय लगभग 60,000 लोग परमानेंट एम्प्लॉय हमारे बोकारो स्टील प्लांट में हुआ करते थे, HSCL को छोड़कर जी। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, आज मुश्किल से 6,000 परमानेंट एम्प्लॉय आपके BSL के अंदर में है। तो आखिर इतना बड़ा BSL प्लांट जो 60,000 वर्कर से चल रही थी, आज जो है सो वो मात्र 6,000 वर्कर से वो काम को करा रही है। आज परमानेंट बहाली कहीं नहीं है। आज जो शिक्षा, अभी शिक्षा की बात हो रही थी अभी डॉक्टर साहब के साथ, शिक्षा ग्रहण करके आखिर लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। और यहाँ पर नौकरी ही नहीं है। जहाँ 60,000 लोग एम्प्लॉय थे, वहाँ 6,000 लोग एम्प्लॉय है। आज ठेका मजदूरों से काम कराया जा रहा है। ठेका मजदूरों से वो वर्क कराया जाए जो परमानेंट नेचर का वर्क है, और वो ठेका मजदूरों से कराया जा रहा है, और उसको हाजिरी भी एक मामूली स्वरूप से दिया जा रहा है। परमानेंट नेचर का जॉब में उसको उस तरह का पेमेंट मिलना चाहिए जो परमानेंट वर्कर को मिलता है, तो वो भी नहीं मिलता है। ये भी एक समस्या है। तो इस तरह से सरप्लस जमीन लेने के बाद उसको डेवलप नहीं किया गया। आज जमीन जो है सो जहां तहां अतिक्रमण हो रहा है, जहां तहां उस पर विवाद हो रहा है। तो इस तरह से अगर 10 मिलियन टन के लिए उस जमीन को अधिग्रहित किया गया था, तो निश्चित रूप से 10 मिलियन टन बनाने के लिए और 10 मिलियन टन ये प्लांट बनाने के लिए ही किया गया था। तो उसके लिए हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवाज उठाना चाहिए था, जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर, कि भाई हमारा 10 मिलियन टन के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था, आखिर 10 मिलियन टन इस प्लांट का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? अगर 10 मिलियन टन प्लांट बना होता तो एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती, तब विस्थापन की भी समस्या का समाधान होता। वो जो विस्थापित जो आज भी चिल्ला रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, उन लोगों को भी नौकरी मिल गया होता। और भी देश के अंदर बहुत सारे लोग, यहाँ के स्थानीय के साथ साथ में देश के ही बहुत सारे बेरोजगार लोग, जो लोग पढ़ लिख कर आज मामूली सा नौकरी करने के लिए विवश हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने के लिए विवश हैं। 12-12 घंटा लोगों को काम कराया जा रहा है, और जो 8 घंटा काम करने का जो सरकार का प्रावधान भी है, लेकिन आज प्राइवेट कंपनियों में देखिए 12 घंटा लोगों को काम कराया जा रहा है, और उसको सैलरी भी नहीं उस तरह से। जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ 32,000 एकड़ जमीन है, और ऐसे ऐसे 10 प्लांट और लग सकते हैं, लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि झारखंड के लोग अभी स्किल्ड नहीं है। इस तरह की फैक्ट्री लगती है, होता क्या है कि बोकारो में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी, पहला स्वदेशी कारखाना, लेकिन जो ट्रेंड लोग थे वो पूरे देश भर के थे, देश भर से लोग चले आए जो यहाँ के विस्थापित थे। उन्हें तो यही लगा कि भाई हमारे हकमारी हो गई, हमारी जमीन चली गई, नौकरी करने कुछ लोग और आ गए। तो जरूरत इस बात की है कि एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो स्किल्ड हो, उनके अंदर हुनर हो, कौशल हो। तो इसके लिए कमी कहां रह गई? क्योंकि देखिए झारखंड बना, उसके बाद उम्मीद थी, पहले लोगों को लगता था कि बिहार है, इस वजह से हम इतने पीड़ित हैं। झारखंड बना, लेकिन अभी भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि ये समाधान हो सकता है कि जो अभी 32,000 एकड़ जमीन है यहाँ की, वहां और नए नए उद्योग लगाए जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी इस प्लांट का विस्तारीकरण किया जा सकता है। इसके अलावे अभी कुछ देर पहले आप डॉक्टर साहब से चर्चा में कर रहे थे कि जमशेदपुर में जो प्लांट लगी जी, तो वहां पर उस जमशेदपुर के अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स का निर्माण हुआ और आज भी है। लेकिन हमारे बोकारो इस बात में इस तरह का नहीं हो पाया। हमारे इसके लिए बियाडा एक बनाया गया बोकारो के द्वारा, बियाडा डेवलपमेंट करने के लिए, जहां पर छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए लोगों को जमीन उपलब्ध कराया गया BSL के द्वारा। लेकिन वहां वो सुविधा BSL के द्वारा नहीं दी गई, या वो जो मतलब प्लांट जो है निर्माण जो सामानों का कर रहा था, नट बोल्ट जो भी कर रहा था, वो प्लांट उसको खरीदने में असमर्थ रहा, नहीं खरीद पाया, जिस कारण से वो सारे प्लांट्स जो लगने वाले थे या लगे थे वो सारे धीरे धीरे करके बंद होते चले गए। दूसरी जो आपका भी सवाल था कि जब ये प्लांट का निर्माण हुआ तो पूरे भारत से लोग यहाँ आ गए, और आकर कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ ना कुछ ये हुआ, और स्थानीय लोगों के अंदर शिक्षा की कमी के कारण भी शायद ऐसा हुआ होगा जैसा आपका कहना था जी। ऐसी बात नहीं है। जो विस्थापित जमीन दिया है, उस जमीन के एवज में नौकरी मांग रहा है। वो आपसे प्लांट का MD बनने के लिए तो नहीं मांग रहा था। वो जिस लेवल का उसका शिक्षा है जी, जिस लेवल का उसकी पढ़ाई है, या जिस लेवल का उसका हुनर है, उस लेवल पे वो नौकरी मांगता है, उस लेवल पे उसको दिया जा सकता है। जहां तक सवाल है स्थानीय लोगों को, तो निश्चित रूप से जहां भी प्लांट बने वहां का स्थानीय लोगों को तो सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए, उनको सबसे ज्यादा जॉब देना चाहिए, और उसकी पढ़ाई को, उसकी सक्षमता को देखते हुए, उनके एजुकेशन को देखते हुए उनको उस तरह का जॉब देना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से। तो अभी आप लोगों का आंदोलन, आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग है
कि बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों का समस्या का समाधान किया जाए। दूसरी चीज है कि यहाँ पर और भी इस प्लांट का विस्तारीकरण किया जाए, और भी चूंकि इतना ज्यादा जमीन सरप्लस जमीन ले लिया गया है कि उस जमीन में और भी प्लांट का निर्माण किया जा सकता है, यहाँ और भी प्लांट का निर्माण किया जाए। इसके अलावे यहाँ का जो भी स्कूल की शिक्षा की जो बात हो रही थी, एक समय था कि बीएसएल के हर सेक्टरों में 2-3 स्कूलें हुआ करती थी। आज आप देखेंगे कि सेक्टर के अंदर एक भी बीएसएल का स्कूल नहीं चल रहा है, कुछ कहीं कहीं पे 1-2 चल रहा है। इसके अलावा पूरे जबकि पूरे सेक्टर के अंदर हर सेक्टर में 2 से 3 स्कूल, हम लोग भी पढ़े हैं, 2 से 3 स्कूल हुआ करती थी। आज वो तमाम स्कूलों को बंद कर, जो बहुत कम पैसे में या सेल के एम्प्लॉय बिना पैसे में भी पढ़ते थे। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि साधारण लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता है। आज चाहे वो आईआईटी करे या एमबीए करे, जो भी करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। वो साधारण परिवार का लोग, गरीब परिवार का लोग उतना हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। उसके लिए जैसे हमारे भारत सरकार के द्वारा आईआईटी का जो सरकारी जो है खड़गपुर, कानपुर वगैरह ये सब जो है वहां भी पढ़ सकते हैं, या जेएनयू वगैरह जैसे जगह है जहाँ सरकारी, जहाँ बहुत कम पैसे में हमारे गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो उस तरह का शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। आज तमाम जगहों पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो चाहे प्लांट के अंदर हो, कॉलोनी के अंदर हो या शिक्षा के अंदर हो, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण शिक्षा भी महंगी हो गई और प्लांट का और कॉलोनियों का भी दुर्दशा इसी कारण से हुआ है। यही सबसे बड़ा समस्या है। आज देश के अंदर बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा समस्या है, उसका मूल कारण यही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं शिक्षा का निजीकरण हुआ है। और इस बात से तिवारी जी जैसा कि कह रहे हैं, तकलीफ है कि जब यहाँ छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे, जब एजुकेशन सिस्टम लोगों के लिए सर्वसुलभ था, आसानी से ये सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब जो पैसे वाले हैं उन्हें ही बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। तो इसे लेकर आप क्या मांग करेंगे? मैं मांग करूंगा कि वो तमाम स्कूल है, अभी मैंने आज ही कल शायद अखबार में पढ़ा कि तमाम स्कूलों को, जो बीएसएल के स्कूल थे, वो डीएवी को दे दिया गया है। अब बताइए डीएवी में रीएडमिशन का चार्ज क्या है, और वहां पर आपको बच्चों का जो मंथली फी जो लगता है वो क्या है। तो वो सारी चीज को आम जनता तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, आम जनता उसको नहीं दे पाएगा। वही लोग दे पाएगा जिसकी सैलरी कम से कम 50-60 हजार का महीना होगा। और आज ठेका मजदूर 12,000 और 15,000 महीने में काम करते हैं, तो उसके बच्चे डीएवी में पढ़ पाएंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए इस पे भी सुधार होना चाहिए और बीएसएल को, इन स्कूलों को चलाना चाहिए। सरकार के स्तर, अगर मान लिया जाए बीएसएल नहीं चला पा रहा है, तो उसको सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट उस स्कूल को चलाए, स्टेट गवर्नमेंट चलाएगा, जो फ्री एजुकेशन होगा तो निश्चित रूप से सारे लोग पढ़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे इस बोकारो के और बोकारो के इर्द गिर्द के, जहाँ पर जिसके कारण आज बहुत सारी बेरोजगारी के कारण जो है सो लोग भटक रहे हैं। अन्य प्रदेशों में पलायन क्यों हो रहा है? आज झारखंड के आप देखे हुए, आप लोग न्यूज चैनल में दिखाते भी हैं कि महाराष्ट्र में झारखंड के 4 मजदूर मर गए। वहाँ बन रहा था, क्या बोलते हैं इसको, अंडरग्राउंड रोड बन रहा था, वहाँ पे झारखंड के 45 मजदूर फंस गए। आज कहीं भी आप जाकर देखेंगे अन्य प्रदेशों में, तो झारखंड का मजदूर ही आपको मिलेगा। तो ये सब क्यों? सरकार को इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब बोकारो स्टील प्लांट भारत का एक गौरव का चीज है, गर्व का चीज है। इसमें भारत सरकार को निश्चित रूप से पहल करना चाहिए, और खास करके यहाँ के सांसद को इस पर पहल करना चाहिए कि बोकारो जो गौरवमयी जगह है, जिसको हम लोग गौरव मानते हैं कि नहीं, ये भारत का पहला उद्योग है जो बोकारो में लगा, तो इसको उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आज बोकारो के अंदर भी बहुत सारा चीज प्राइवेट में चला गया है। आज प्लांट के अंदर जो बहुत सारे विभागे हैं, एसएमएस वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारा बहुत सारा चीज पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उसको चला रहा है। तो आज प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, निजीकरण की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक समय था जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के तब के प्रधानमंत्री या हमारे देश के तमाम लोग, सारे लोग जो है सो चाह रहे थे कि हमारा देश के अंदर जो है सो सभी चीज सरकारी हो, लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, रोजगार मिले। इसके कारण सारा सरकारी चीज का निर्माण किया गया था, जिसमें बीएसएल प्लांट भी है और भी बहुत सारी चीज है। बैंक को नेशनलाइज किया गया, कॉलोनी को नेशनलाइज किया गया। आखिर ये सबको क्यों किया गया था? ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोग को ढंग से जीने का अधिकार मिल सके। रोजगार ही नहीं मिलेगा तो ढंग से लोग जिएंगे कैसे? इन सब सवालों को लेकर
हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर भारत सरकार संज्ञान ले और झारखंड सरकार भी इस पर संज्ञान ले कि जो स्कूल जो निजी हाथों में दिया जा रहा है उसको सरकार के हाथों में दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड सरकार का ऐलान हुआ था कि मैं सीबीएसई पैटर्न पे सरकारी स्कूलों को भी पढ़ाऊंगा। तो ये जो बीएसएल का इतना बड़ी बड़ी भवन बिल्डिंगें जो पड़ी हुई है, जो सड़ रही है, गिर रही है, वो झारखंड सरकार उसको अधिग्रहित करे, बीएसएल झारखंड सरकार को दे और झारखंड सरकार सीबीएसई पैटर्न पर उसकी पढ़ाई शुरू करे ताकि गरीब बच्चों को भी मुफ्त में सीबीएसई का शिक्षा मिल सके। ये हमारा चलिए, हम चाहेंगे कि आपने जिन तमाम मुद्दों को उठाया है उन्हें हम न्यूज बाइस्कोप के जरिए जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि समाधान हो। फिलहाल आपका हमारे मंच पर आने के लिए